जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी छात्रों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज सोल्जर जीडी पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो लखनऊ 1 नवंबर में जो हुआ था उसका आज हम देखेंगे पेपर कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो इसका पहला प्रश्न देखो, पूछा गया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो मौर्य है तो यहाँ पर देखो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा अगर एक बार पढ़ के ही जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्यालय में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। तो देहरादून। ठीक, देहरादून। और देहरादून एक ये राजधानी है किसकी है। तो उत्तराखंड की। किसकी है? उत्तराखंड की। ठीक, सभी को पता होगा। अब जैसे पुणे आया है तो अगर पूछ दे दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिणी कमांड का मुख्यालय जो है वो पुणे में है। ठीक, और अब अगर आपसे कमांड की बात कर ही दी गई है तो यहाँ पर सारे कमांड आप लोग देख लीजिए, सुनना है सिर्फ आपको, और अगर लिखना है तो नोट भी कर लेना। पश्चिमी कमांड अगर पूछ दे तो उसका मुख्यालय कहाँ है, तो चंडी मंदिर में है। कहाँ है? चंडी मंदिर। और अगर उत्तरी कमांड पूछ दे तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो उधमपुर में। कहाँ है? उधमपुर में। और मध्य कमांड का मुख्यालय अगर पूछ दे तो लखनऊ। मध्य कमांड का लखनऊ। पूर्वी कमांड का अगर मुख्यालय पूछ दे तो कोलकाता। पूर्वी कमांड का कोलकाता। और दक्षिणी कमांड अभी आपने पढ़ा पुणे। दक्षिण पश्चिम कमांड आपने अगर पूछ दे आपसे मुख्यालय तो जयपुर। कहाँ है? जयपुर। और ट्रेनिंग कमांड अगर पूछ दे तो शिमला। कहाँ पर है? शिमला में। ठीक, याद रहेगा। आगे चलें। जैसे दिल्ली आया है तो अगर आपसे कभी कि पूछ दी, ठीक, दिल्ली, तो आपने कल एक प्रश्न मैंने बताया था कि अगर राष्ट्रपति भवन पूछे तो क्या बताओगे? कहाँ है? दिल्ली में। ठीक, याद रहेगा ना। फिर आगे चलते हैं। आगे पूछा है थार मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो थार मरुस्थल भारत में है। कहाँ पे है? भारत में थार मरुस्थल। आगे देखो, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तो इंडिया गेट दिल्ली में है। और भारत का मुख्य द्वार अगर पूछे तो मुंबई। और अगर ताजमहल पूछे तो आगरा। ठीक, और हवा महल अगर पूछे तो कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो केटू। कौन है? केटू। और फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। अब कोसी आया है तो बिहार बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं। और वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहा जाता है। पवित्र नदी किसे कहते हैं, गंगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गंगा को पवित्र नदी। गंगा की नदी की लंबाई कितनी है? 25-25। याद होगा सभी को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। याद रहेगा। ठीक, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो जामनगर में। कहाँ है? जामनगर में। ठीक, देख लो, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो जामनगर में। सोशल वेबसाइट फेसबुक के विकासकर्ता कौन हैं। देखो, कल जो आपने रोहतक का पेपर देखा था उसमें भी यही प्रश्न आया था, और एक प्रश्न उसमें इससे रिलेटेड वहाँ पर
पूछ दिया था कंप्यूटर और यहाँ पूछ दिया फेसबुक। तो कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। ठीक, फिर उसके बाद अगला है लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए, तो अगर आप पेपर पढ़ के गए हैं और आपका पढ़ा हुआ पेपर आ जाए, तो वो पेपर आपके लिए क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सरल हो जाएगा। ठीक, सा से आप याद रखना संसद। क्या याद रखोगे? संसद। रा से याद रखोगे राज्यसभा और ला से याद रखोगे लोकसभा। क्या याद रखोगे? लोकसभा। संसद कितने पर आता है? 79। राज्यसभा 80। लोकसभा 81। तो लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है? तो 81। ठीक, और कल राज्यसभा के बारे में आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और आपने राज्यसभा में आपने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति के लिए चुनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे उपराष्ट्रपति पूछे, चाहे राष्ट्रपति पूछे और चाहे आपका क्या पूछ दिया जाए? राज्यपाल। ठीक, अब यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आपसे पूछा गया तो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं, सभी को पता होगा। फिर उसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी तो कौन है? मुंबई। और इस बार पूछ दिया था कि भारत का मुख्य द्वार, तो मुंबई। अब आया है यहाँ पर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजा अशोक के पिता थे? देख लो, अशोक के पिता पूछा है तो बिंदुसार। अशोक के पिता बिंदुसार। और आपसे ऐसे पूछ सकता है बिंदुसार का पुत्र अशोक। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा के रूप में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो बापू के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? सभी को पता होगा। अब देखो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? इनको हम शांति पुरुष, शांति पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर बापू को भी महात्मा गांधी, और इनको ठीक एक कभी आ जाता है वयोवृद्ध सॉरी, वयोवृद्ध पुरुष किस को कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आ सकता है प्रश्न, नोट कर लेना। वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी। ठीक, फिर उसके बाद अगर रविंद्रनाथ टैगोर, तो गुरुदेव, इनको क्या कहते हैं? गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव। ठीक, गुरुदेव के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक, अब यहीं पर आपको याद रखना है देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। और दीन बंधु, ठीक, ये इनसे प्रश्न आता है। दीन बंधु, इनको नोट जरूर कर लेना। दीन बंधु, तो इनको CF एंडूज। और बंग बंधु शेख मुजीब रहमान को कहा जाता है। ठीक, याद रहेगा। आगे चलते हैं। ठीक, आगे है दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? देखो कल मैंने प्रश्न उसमें पूछा था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दिल्ली किस नदी किनारे है। आप देखो ये प्रश्न पूछ दिया गया, यमुना नदी किनारे। किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। फिर किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो फिनलैंड को, है ना? किसे? फिनलैंड को। फिर ऊर्जा का
प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ठीक। फिर उसके बाद जब चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी किस ओर गिरेगा? तो जैसे आप ट्रेन है तो अचानक रुकेगी, तुम क्या होगे? आगे की ओर चले जाओगे, तो आगे की ओर। और कभी आपने देखा होगा कि जब आप बाइक में बैठे हो और अचानक चल रही हो, ब्रेक मार दी जाए, तो तुम किस ओर गिरोगे? पीछे की ओर गिरोगे। किस ओर? पीछे की ओर। याद रहेगा। रेबीज का कारण, तो रेबीज किसके कारण? तो सभी लोग जानते हैं, कुत्ते के काटने से रेबीज होता फैलता है सभी को। दूषित पानी। ठीक, दूषित पानी। तो दूषित पानी और प्रदूषण ये तो है नहीं। निम्नलिखित में से कौन रक्त का सार्वभौमिक प्राप्त करता है? देखो कह रहा प्राप्त करता, तो ए बी प्लस। अगर कह दे सर्वदाता तो ओ, क्या होगा? ओ। फिर कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कार की हेडलाइट में अवतल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो वाहन का जो साइड मिरर होता है वो उत्तल लेंस का होता है। और जो नाई जो होता है, बार्बर जो होता है, वो किस शीशे का प्रयोग करता है? तो अवतल का प्रयोग करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। ठीक। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और फिर उसके बाद सोडियम का रासायनिक चिन्ह Na होता है। क्या होता है? Na, सोडियम। ठीक। सोडियम को काहे में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम को काहे में रखा जाता है सुरक्षित? मिट्टी के तेल में। सोडियम को चाकू से काटा जाता है। काहे से काटा जाता है? चाकू से। निम्न में से हृदयघात का कारण क्या है? तो हृदयघात का कारण कोलेस्ट्रॉल है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक। बहुत कम समय में बहुत जल्दी हम करेंगे प्रश्नों को, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना है और आपको याद हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक। थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पारा या मरकरी। थर्मामीटर में पारा या मरकरी। पारा को धातु कहते हैं, मतलब एक तरल अवस्था में होते हुए फिर भी इसको किस श्रेणी में रखा गया? धातु की श्रेणी में रखा गया। याद रखना आप लोग। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। ठीक। हमारे शरीर में स्नायु जो है वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक। और पेशी से पेशी को क्या जोड़ता है? आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, पूछा गया प्रश्न है। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप को नापने के लिए किया जाता है ना। और फिर स्पिगमोमैनोमीटर का उपयोग काहे में किया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। शक्ति का मात्रक देखो कल ही मैंने बताया था, क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। ठीक। फिर उसके बाद यदि किसी राशि को 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये और 2 वर्ष में मिश्र धन 1040 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि SI बराबर जो होता है वो PRT/100 होता है। अगर ब्याज तुमको कितना मिल रहा है? तो ब्याज तुमको अगर 40 रुपया मिल रहा है, मिश्र धन तुम्हारा 1040 हो गया, तो इसका मतलब 1000 में तुम्हारा धन और ब्याज दोनों जुड़ा है। अगर हम मूल मिश्र धन से अगर हम ब्याज निकाल दें तो क्या बचेगा? तो आपका क्या बच जाएगा? तो आप कहोगे कि वो हमारा मूल धन बचेगा। क्या बचेगा? मूलधन बचेगा। ठीक। तो जब मूलधन आपका बचेगा
तो अगर 1040 में अगर मैं निकाल दूं तो कितना बचेगा मूलधन? 40 रुपया अगर निकालोगे तो आप कहोगे 1000 रुपये। ठीक, अब 1000 रुपये बचेगा। अब किस रेट की दर से है वही हमको बताना है। समय कितना लग रहा है? 2 साल बट्टे 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2%। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है आपका। तो नोट कर सकते हो। इसको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, हम दोबारा बता देंगे। ठीक, आगे हम चलते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, अगर तुम समझना बात को, तो आप ही बताओ, अगर तुम 36 संतरे बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? 36 संतरे तुमने सेल कर दिया, तो तुमको 4 की हानि हो गई। इसका मतलब अगर मैं तुमको 36 रुपये का, कोई मैंने कहा एक पेन तुमको 36 रुपये का दिया, और मैंने कहा कि यार तुमको 36 रुपये का पेन दे दिया, मुझे 4 रुपये का नुकसान हो गया। तो इसका मतलब तुमको तुरंत से पता चल जाएगा कि जिससे मैंने खरीदा है वो चीज़, उसने वो 40 रुपये में खरीदा होगा, तो मैंने लिया तो 40 रुपये, इसको मैंने खरीदने से भी कम दिया, तो उसका नुकसान हो गया। तो कितने का नुकसान हुआ उसको? 4 रुपये का। और हानि और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 40, इंटू क्या कर देंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो उत्तर क्या आएगा? 10%। समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रय एक क्षण की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर के कमरे में रखा जा सकता है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो याद रखना कि क्षण की अधिकतम लंबाई का जो फार्मूला होगा वो L² प्लस B² प्लस C², ये होगा। मतलब घनाभ का विकर्ण कह सकते हो। किसका कह सकते हो? घनाभ का विकर्ण। ठीक, L मतलब क्या हो जाएगा? लंबाई 10 का स्क्वायर, चौड़ाई 5 का स्क्वायर, फिर ऊंचाई क्या होगा? 10 का स्क्वायर, और अंडर रूट कर देंगे। दद्दहम 100, पच्चम 25, दद्दहम 100, ये हो जाएगा। तो अब ये अगर जोड़ेंगे तो ये 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल क्या होता है? तो क्या होगा? 15 15 225, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना इसे। आगे चलें। ठीक, आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 64 की पावर 2/3 होल की पावर 1/2, मतलब कि 64 की पावर ये दिए है 2/3, ब्रैकेट हटाएंगे गुणा लग जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 64 की पावर 1/3। 1/3 का मतलब होता है घनमूल, और 64 का घनमूल क्या होता है? 4। 4 चौको 16, चौको 64, यही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि यदि एक विषम संख्या 5 से भाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का अंक होगा? तो आप सभी को पता है कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। अगर हम इसमें 5 का किसी में भी गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5। चाहे 5 का गुणा करोगे 5 आएगा, 5 ते 15, 5 25, 5 सत्ते 35, तो इकाई का अंक क्या आ रहा? 5 आ रहा, तो उत्तर भी क्या हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक आयत का परिमाप ज्ञात करो। अब देखो, आयत का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 5 मीटर और 4 मीटर हैं।
तो आप जानते हो ये एक आयत होता है, आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है। अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 4 है तो ये 4 होगा। आयत का परिमाप होता क्या है बोलो? तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? अब लंबाई कितनी दी है? 5, चौड़ाई कितनी दी है? 4। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 × 5 + 4 करोगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो 9 दूना 18। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 18 मीटर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो। कह रहा जब एक पासा फेंका जाता है तो संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आप पता होगा 6। कितने? 6। क्योंकि एक पासा जो होता है उसमें कितने कितने बिंदु होते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस तरह होते हैं कि नहीं होते हैं? आगे देखो। कह रहा है कि 0.25 को भिन्न में मतलब हमने कहा पॉइंट हटाया, 1 बढ़ाया, आगे संख्या 2 है तो 2 जीरो लगा दिया। 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को 660 रुपए की एक घड़ी बेचकर 40 रुपए की हानि होती है। फिर देखो वही प्रश्न सेम तरीका पूछ दिया। तो उसकी हानि प्रतिशत, अगर हमने कहा 660 रुपए का, क्या 660 रुपए का तुमने एक घड़ी बेच दी तो तुमको हानि कितने की हो गई? नुकसान वही 40 का। तो तुमने खरीदा कितने का होगा? 40, ज़्यादा खरीदा होगा। तो इसका मतलब तुमने वो चीज़ 700 की घड़ी खरीदी होगी। तो 40 का नुकसान हुआ किस पर हुआ? 700 पर, इंटू 100 कर देंगे। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। बोलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर देखें तो 7 पना 35, ठीक, और फिर बचा 5, फिर 7 सत्ते 49, मतलब कि 5.71। दूसरा बिल्कुल सही है। टिक आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है कि 5 प्रति वर्ष ब्याज की दर से 600 रुपए के मूलधन पर 4 महीने के लिए साधारण ब्याज। तो जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन और दर गुणे समय बट्टे 100 के बराबर होता है। और जो साधारण ब्याज जो मिलता है वो हमेशा वार्षिक मिलता है। किस पर मिलता है? वार्षिक। तो मूलधन कितना दिए है? तो मूलधन 600 दिए, रेट 5 दिए, टाइम 4 महीना दिए। तो आप सभी को पता है कि महीने को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10। तो इसका मतलब हमारा उत्तर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 12, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्ण रूप से काट दे। मतलब कि कहने का मतलब है कि ये छोटी से छोटी संख्या जो है इन दी गई संख्याओं से जो कट जाए पूर्ण रूप से, उसे ही हम क्या कहेंगे? लासा कहेंगे। जैसे इनमें सबसे छोटा कौन कहोगे? 2। तो 12 ये तो हो नहीं सकता। 12 से 30 कटेगा नहीं। 12 25 60, 24 अगर देखेंगे तो 24 से क्या 60 कटेगा? नहीं कटेगा। तो बचा क्या? 120 हो जाएगा। अब अगर ये इस तरीके से नहीं आ रहा है तो तुमको क्या करना है कि 12 लिखना है, फिर 24, फिर 30, इसको क्या कर देना है? फैक्टर कर देना है। तो फैक्टर तरीके से निकाल सकते हो तो भी वही उत्तर आएगा 120 ही। आगे देखो। अरे सर जी, अब यहाँ पर देख रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में 5 शेष फल देती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि इसमें 16 से भाग कर दो। देखो 16 एक कम 16 बचे 8, 85, 16 पचाई 80, शेष कितना बचा? 5 बच रहा है। 16 पचाई 80, 16 छक्का 96, बचे कितने? 6 हो गए 69। 16 ते 48, 16 चौको 64, बचे कितने? 5। बिल्कुल सही 16 आ जाएगा उत्तर। 102 का स्क्वायर करना है। तो 102 का स्क्वायर करना है तो 102 गुणे 102 कर दोगे कि नहीं कर दोगे?
ठीक, आ जाएगा, सभी को आ जाएगा। ठीक, आगे देखो, अगला प्रश्न है, राम के पास 45,000 रुपये थे। कितने रुपए थे? 45,000। उस अपने धन का 2/5 अपने सबसे बड़े बेटे को, अगर मान लो 5 में 2 दे दिया तो बचा कितना? 5 में 3/5 हो जाएगा। शेष धन का 1/3 दे दिया तो 1/3 मतलब 3 में 1 दे दिया तो बचा कितना? 2/3। और छोटे बेटे को देने के बाद राम के पास कितना शेष धन बचा? तो 5 तियाँ 15, 15 ते 45, 3 तरक का 9, 9 दूना 18, मतलब कितना बचा? 18,000। कितना उत्तर आ जाएगा? 18,000 हो जाएगा आपका उत्तर। आगे चलते हैं, कि छोटी से छोटी संख्या से 87, 88 मतलब 8,788 को विभाजित किया जाए ताकि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो सिर्फ क्या करना है, ऑप्शन से आपको सिर्फ भाग कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आगे प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि VUILT को 5 और हैश फिर 3 2 @ के रूप में और TRIBE को @9 3 5 एपॉस्ट्रॉफी के रूप में लिखा गया, तो रूल को क्या लिखा जाएगा? ठीक, तो अब सिर्फ क्या आर को क्या तुम आर को क्या लिख रहे हो? 9, तो 9 लिख दो। फिर यू को क्या लिख रहे हो? हैज, तो हैज लिख दो। एल को क्या तुमने लिखा है? 2, तो 2 लिख दो। ई को तुमने क्या लिखा है? तो ई को एपॉस्ट्रॉफी है, तो एपॉस्ट्रॉफी मतलब कि इसको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो तीसरा बिल्कुल सही है। आगे देखो, अब आगे देखो क्या कह रहा है कि 6 13 25 51 101 क्या होगा? 6 दूना 12 1 बढ़ गया, 13 दूनी 26 1 कम हो गया, फिर 25 दूना 50 1 बढ़ गया, 51 दूना 102 1 क्या हो गया? कम हो गया। तो 101 दूना कितना हो जाएगा? 202, तो 202 में 1 बढ़ जाएगा तो 203 हो जाएगा। 1 बढ़ा 1 कम हुआ। ठीक, 48 छात्रों की एक पंक्ति में गणेश एक अंतिम छोर से 7वें है और दूसरे अंतिम छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो हमेशा याद रखना, कुल छात्र मतलब टोटल स्टूडेंट बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 7 प्लस 11 माइनस 1, 11 7 कितना हो जाएगा? 18, 18 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 17। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 17 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इस पर प्रश्न आ सकता है। आगे देखते हैं 49 नंबर, करें एक निश्चित कोड भाषा में CAT को DDY लिखा गया, तो उसी कोड भाषा में बिग कैसे लिखा जाएगा? तो आपको बताना है। जैसे C से कितना हुआ? D, कितना बढ़ा? 1, A से D कितना बढ़ा? 3, फिर T से Y तो मतलब कितना बढ़ा? 5, मतलब कि 1 बढ़ा, 3 बढ़ा, 5 बढ़ा। अगर हम इसमें देखें 1 बढ़ाओगे तो C आएगा, 3 9 3 12 मतलब क्या आएगा? L। ठीक, फिर उसके बाद 5 7 5 12 L मतलब 1 3 5 बढ़ रहा है। ठीक, आगे प्रश्न देखो, कह रहा फोटो में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राजू ने कहा, वह मेरी पुत्री, समझना यहीं से, मेरी पुत्री के पिता। तो मेरी पुत्री के पिता मतलब स्वयं का पुत्र है, तो स्वयं का पुत्र है, समझना, स्वयं का पुत्र मतलब बेटा। तो राजू उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो मतलब पिता से संबंधित है। कौन होगा? पिता होगा, बिल्कुल सही है। तो ये आपके 50 प्रश्न थे, तो आप लोग इसका रिवीजन जरूर करके जाना, जरूर प्रश्न देख के जाना, ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो और आपका सपना इसी बार पूरा हो। जय हिंद।